हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तराखंड की चमोली से सामने आ रही है, जहां चमोली में आई आपदा के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, चमोली में आई आपदा का आज 9वां दिन है। तपोवन इलाके में अब तक 54 शव बरामद किए गए हैं और एनटीपीसी की टनल में फंसे 32 मजदूरों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। इस टनल से अब तक 5 शव मिले हैं। रेस्क्यू के दौरान ही रविवार देर रात अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने का मैसेज वायरल हुआ, पर उत्तराखंड पुलिस ने इस अफवाह को करार दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की बात कही जा रही है। ये मैसेज गलत है। अलकनंदा का जलस्तर सामान्य है, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। चमोली में जो 53 शव बरामद किए गए हैं, उनमें ज्यादातर तपोवन इलाके में ही मिले हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या एनटीपीसी की टनल और रेड़ी गांव से मिलने वाले शवों की है। अभी भी टनल में 32 वर्कर्स फंसे हुए हैं और टनल में 130 मीटर तक मलबा साफ कर दिया गया है। अब टनल से लगे एक सुरंग में किए गए होल का मुहाना चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसमें वर्कर्स की तलाश कैमरा ऑपरेट कर किया जा सके। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही, जहां कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने बैठकें भी की हैं और पुलिस विभाग और कई संस्थाओं के साथ बैठक की गई। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 को बच्चों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसके लिए पिछले महीने 7 जनवरी को एक बैठक में बच्चों को कुंभ मेले के दौरान भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी और बच्चों के साथ और भी दूसरे बाल शोषण होने से कैसे रोका जाए, इसके साथ ही एनसीपीसीआर की गाइडलाइन को मेले के दौरान कैसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंका कानगो हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार के रोशनबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में जिला प्रशासन, कुंभ प्रशासन, पुलिस, कई विभाग और संस्थाओं के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में कुंभ मेले के दौरान एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य तय किया गया और सभी को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ने कहा कि इस बैठक में कुंभ मेला 2021 के दृष्टिगत लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस, मेला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर आज ये तय किया गया है कि एनसीपीसीआर की जो बच्चों के अनुकूल मेला आयोजित करने की गाइडलाइन है, उनके हिसाब से चाइल्ड फ्रेंडली कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेला प्रशासन, राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ का राज्य बाल आयोग, यहाँ की स्थानीय मेला आयोजन समिति, श्री गंगा समिति, सभी लोग मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य प्रारंभ करेंगे। भिक्षा नहीं शिक्षा करके हमारा जो पुलिस महानिदेशक महोदय का मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम किया, इसमें जनपद हरिद्वार में लगभग 300 के ऊपर बच्चे का जो है हमने भिक्षा से हटाकर जो है शिक्षा का ओर लेके गए थे। अभी भी उस कार्यक्रम को हम करा रहे हैं। और दूसरा एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी यहाँ रखा है, उसका जो पहले जो आदर्श थाना है, थाना डालन वाला जनपद देहरादून में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, उस आधार पर हमने जनपद हरिद्वार में भी करेंगे। और चाइल्ड फ्रेंडली मेला का ओर से जो है, मेला का दौरान चाइल्ड बेगर्स, चाइल्ड लेबरर्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इसका अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करके हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जीरो चाइल्ड मिसिंग, इन इंडिकेटर्स को अचीव कर सके, ये लक्ष्य हमने इस कुंभ के लिए निर्धारित किए हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलके, मेला अथॉरिटी के साथ मिलके आज ये तय किया गया कि एनसीपीसीआर की जो चाइल्ड फ्रेंडली मेला आयोजित करने की गाइडलाइन है, जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस को, जो सड़क पे या भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जाए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका पालन करते हुए इस पूरे के पूरे मेला के आयोजन को चाइल्ड फ्रेंडली ढंग से आयोजित किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं साइबेरियन पक्षी भी वहां पर उनका रौनक बढ़ाने जा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी भी पहुंच रही हैं। इस बार कुंभ में दिव्य स्नान भी होगा, प्रकृति स्नान करेगी। इसी कड़ी में प्रवासी साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल हरि का द्वार हरिद्वार में उड़कर आते हैं।
सदियों के चले आने वाली इस प्रक्रिया में सर्दियों के महीने के दौरान शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए साइबेरियन पक्षी एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आगामी कुंभ में इस बार पक्षी स्नान करने आ रहे हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। ये पक्षी का एक झुंड में उड़ान भरते हैं और भारत आते हैं। इस बार आने से कुंभ की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। इस माह ये पक्षी हरिद्वार आएंगे और अप्रैल अपने घर वापस जाएंगे। आपको बता दें, कुंभ खत्म होते ही इनकी वापसी शुरू हो जाती है। दिनेश भट्ट हरिद्वार जिले के वातावरण को हिमालयी पक्षियों के अनुकूल बताते हैं। नेपाल, रूस, चाइना और से पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में जब वहां तापमान जमा देने वाले होते हैं तब ये वहां से उड़ान भरते हैं और भारत पहुंचते हैं। साइबेरियन में सर्दियों के मौसम में कभी कभी तापमान -72 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इस दौरान ठंड से बचने, खाने और घोंसले की तलाश में पक्षी हरिद्वार आते हैं। महंत श्री रविंद्र पुरी परमाध्यक्ष व महानिर्वाणी अखाड़ा का भी यही मानना है कि पक्षियों में हमसे ज्यादा ईश्वर शक्ति प्राप्त होती है। इसके कारण वह देवी आपदा और भूकंप को पहले से ही पहचान लेते हैं। और इस बार आप देखिए कि जितने भी देवता हैं उनके साथ हमेशा पक्षियों और जीवों का साथ देखा गया। और कुंभ एक ऐसा पर्व है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों ने इसका उल्लेख अपने लेखों आदि के माध्यम से किया है। और जीव जो गंगा में डॉल्फिन मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, कीटाणु हैं, एक समय विशेष पर सारे जो आध्यात्मिक भाव है भगवान का, क्योंकि देवता स्वयं उसमें स्नान करने आते हैं, तो देवताओं के स्नान की जो दृष्टि है वो मनुष्य की दृष्टि से दूर होती है। और पक्षी जो हैं, जैसे हम एक श्वान को ही ले लें, भूकंप की अगर कोई घटना हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो पक्षियों को, श्वान को यानी कुत्ते को पहले पता चल जाता है। उनकी जो ग्रंथियां हैं सूंघने की और देखने की, वो कई जगह मनुष्य से तेज मात्रा में है। तो पक्षियों का जो आज यहाँ जमघट लगा हुआ है उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी जल का भंडार बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय या प्राकृतिक जलाशय या जल धाराएँ हैं, जहाँ जीव मात्र में हम ईश्वर का निवास मानते हैं, तो कुंभ विशेष पर तो जो पक्षी आ रहे हैं हम यही मानते हैं कि वो सब गरुड़ भगवान के ही अवतार हैं। महाकुंभ यहाँ पर आयोजित हो रहा है हरिद्वार क्षेत्र में। वस्तुतः उसी प्रकार से प्रतिवर्ष हरिद्वार की गंगा घाटी में पक्षियों का भी महाकुंभ होता आया है। और इस कुंभ में तो कुछ हजार दूरी के ही आते हैं, लेकिन पक्षी तो अनेक देशों की यात्रा करने के उपरांत लाखों किलोमीटर की दूर की यात्रा करने के उपरांत यहाँ पधारते हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कावड़ मेला का विरोध किया गया है। आपको बता दें, कावड़ मेला का विरोध जताया है उद्योग व्यापार मंडल ने। आज रोड पर स्थित प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कुंभ मेला प्रशासन द्वारा कावड़ मेला रद्द करने किए जाने के विरोध जोरदार प्रदर्शन किया गया। कंधे पर कावड़ रखकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हिंदुओं की बात करने वाली हमारी सरकार आखिर कावड़ मेला स्थगित करने में हिंदू समाज में क्या संदेश देना चाहती है। ऐसे में कुंभ मेला का क्या औचित्य रह जाता है, जबकि महाशिवरात्रि को कुंभ का मुख्य स्नान है। हरिद्वार भगवान शिव का ससुराल है, तो यहीं हर की पौड़ी से भगवान परशुराम ने कांवर उठाकर इस उत्सव की शुरुआत की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की और तमाम हिंदू नेताओं, शंकराचार्य सहित महामंडलेश्वर संतों, धर्माचार्यों से मांग की है वह हिंदू हित में कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराने हेतु कुंभ मेला प्रशासन से वार्ता करें, अन्यथा 2021 पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में हर की पौड़ी के व्यापारी भारी संख्या में मौजूद रहे। आज जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। व्यापारियों के हित में कोई नहीं आ रही। आई के कावड़ मेला लॉकडाउन के द्वारा सावन का भी रद्द कर दिया गया था। अब इस कावड़ मेले का भी सुनने में आ रहा है सरकार इसको रद्द करने जा रही है हरिद्वार प्रशासन। व्यापारी के हित में कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं सोच रहा। व्यापारी की आज हालत क्या है, व्यापारी भुखमरी के कगार पर है। छोटे से छोटा नान कराने में फेल हो रहा है हरिद्वार प्रशासन। जो भी गाइडलाइन आ रही केंद्र की हो, सरकार की और राज्य सरकार की, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये जगह जगह काउंटर रखे जा रहे हैं कोरोना जांच के, हम इसका भी विरोध करते हैं। जगह जगह काउंटर, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के लगानी चाहिए, यात्रियों के वैक्सीन लगाई जाए। ये तो बहमत की एक वो स्थिति फैलाई जा रही है, डर की स्थिति काउंटर लगा के। और व्यापार हित में बिल्कुल व्यापार चौपट है, कोई राहत नहीं दी जा रही। कुंभ मेला कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कागजों में कुंभ मेला चल रहा है। व्यापारी हित में कुछ नहीं हो रहा है। इससे तो कुंभ मेला ना होता तो व्यापार अच्छा चल रहा होता हम लोगों का। आज जो केंद्र सरकार की गाइड। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर अध्यक्ष महेंद्र नाथ गिरी ने
खंडन किया। आपको बता दें, कुंभ मेला हरिद्वार 2021 के व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने से तीनों अखाड़ों ने कल त्रस्त होकर दुखी मन से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भंग होने का खंडन किया है। वहीं महंत नरेंद्र गिरी ने तीनों बैरागी अखाड़ों में कुंभ कार्यों को पूरा न होने से उपजे आवेश को भी उचित बताया। वहीं मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि जल्द ही बैरागी अखाड़ों की व्यवस्था की जाएगी। नरेंद्र गिरी ने कहा कि तीनों बैरागी के अखाड़ा परिषद से अलग होने की बात असत्य है। मेरी माने तो बैरागी संप्रदाय के अखाड़ों के श्री महंत से वार्ता हुई है। तीनों अखाड़ों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री और मेला अधिकारी से कई बार चर्चा भी की गई, मगर अभी तक किसी कारणवश व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो गई और इसमें सरकार और मेला अधिकारी की क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम, मगर बैरागी संप्रदाय हमारे अभिन्न अंग है जो कभी अलग नहीं हो सकता। वहीं नरेंद्र गिरी ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ भी सरकार से निर्णय अकेले लिया गया है। कुंभ मेला प्रशासन को मेले को आयोजित करने की या तो इच्छा शक्ति नहीं है या फिर सरकार चाहती है कि कोरोना की आड़ में कुंभ मेले आयोजित न किए जाएं। अखाड़ा परिषद में कोई फूट नहीं है। अखाड़ा परिषद की ताकत एकता में होती है और एकता हमेशा बनी रहती है। और जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, अखाड़ों में कोई फूट नहीं पड़ेगी। सभी पदाधिकारी एक साथ लेकर के कोई निर्णय करते हैं। और मैं पुनः कहता हूँ कि जो अखाड़ा परिषद के विषय में वही निर्णय ले सकता है जो अखाड़ा परिषद का पदाधिकारी होता है, जो सदस्य होता है। क्या जहाँ सचिव व्यवस्था सचिव उनके होते हैं सदस्य, तो उनको निर्णय लेने का अधिकार है। किसी आम साधु को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस विषय का पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात रही संतों के आवेश की, नाराजगी की, वो जायज है। इसमें मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। कुंभ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक टीम बना करके, और मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद की एक बैठक बुला करके और एक सामूहिक निर्णय करके बताया जाए कि इसमें क्या क्या करना है। जो हमारे अखाड़ों को पारंपरिक रूप से दी जाती हैं उसका हमने कल एचपीसी से अनुमोदन ले लिया है। इसमें कहीं पे बिजली की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, टेम्परेरी टॉयलेट्स की फैसिलिटीज, इस सब का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और ये हम पारंपरिक तौर पे जैसे देते आए हैं, ये फैसिलिटीज हम देंगे। परसेंटेज पे स्ट्रिक्टली भारत सरकार की एसओपीज में मनाही की गई है और एसओपीज को हमें पालन भी करना होगा, उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो 1 करोड़ की धनराशि सभी अखाड़ों को मिली है, उसमें ये शर्त थी कि जिनकी स्थायी संपत्ति है उनको ये दिया जाए, स्थायी कार्यों पे दिया जाए। तो इसमें एक जो हमारी बैरागी अणियाँ हैं उनके प्रतिनिधियों की ओर से हमें एक अनुरोध पत्र मिला जिसमें कहा गया कि वो जमीन अभी नहीं खरीद पाए हैं। अखाड़ा परिषद में कोई फूट नहीं है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही, जहां जिलाधिकारी ने एक पुल के निर्माण का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार 2010 में कुंभ में लालतराव पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया था। कई लोगों ने इस हादसे में अपनी जान भी गंवा दी थी। यह पुल आज जर्जर अवस्था में है। पुल की रेलिंग टूटी हुई है। पुल की मरम्मत करने के बजाय पुल पर पुताई का कार्य करा दिया गया है। आपको बता दें, आज मेला अधिकारी दीपक रावत तमाम अधिकारियों के साथ इस पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और मौके पर मौजूद अधिकारियों को पुल की मरम्मत समय रहते करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, पुल के निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि पिछले कुंभ मेले के दौरान लालतारा पुल पर दुर्घटना हुई थी, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के संस्तुति के बाद अलग अलग पुलों पर कार्य हो रहे हैं, जिसमें कुंभ में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके मद्देनजर आज मेरे द्वारा लालतारो पुल का निरीक्षण किया गया। लालतारो पुल की रेलिंग बहुत कमजोर है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर नई और मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में कोई दुर्घटना होने से उसको रोका जा सके। लालतारो ब्रिज पे यही रिकमेंडेशन थी कि जो इसमें साइड में रेलिंग्स लगी हुई हैं बड़ी कमज़ोर हालत में है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा होने की भी संभावना है, इसलिए निर्देशित किया गया था कि इसको तत्काल रिपेयर करा दिया जाए। लेकिन अभी तक मौके पे काम शुरू नहीं हुआ था, ये देखने के लिए मैं आया था और पीडब्ल्यूडी को अभी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। ये 1 हफ्ते के दौरान 1 हफ्ते से पहले इसमें पक्की रेलिंग्स जालीनुमा यहाँ पे लग जाए जो कि मजबूत हों और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। हादसे तो 2010 में हुए और अभी भी इस पुल का हालत ऐसा जर्जर अवस्था में पूरे। इसकी रेलिंग भी ऐसे टूट रहे, खतरा ही खतरा है सर। इसमें ये कि कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, पुल टूट भी सकता है।
भविष्य में कोई खबर दुर्घटना रुद्रप्रयाग से सामने होने आ से रही है, उसको जहां पर रुद्रप्रयाग में इको डाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के जखौली विकासखंड मुख्यालय में वन विभाग द्वारा इको डाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। इस इको डाइवर्सिटी पार्क का उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति से रूबरू करवाने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को वन्य जीवों के बीच रहने और उनके संघर्ष से रूबरू करवाना भी है। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहाड़ के प्रत्येक जिले में नेचर और इको डाइवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा की थी। इसी दिशा में वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जखौली ब्लॉक मुख्यालय में स्थित वन चेतना केंद्र के 3 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र में एक इको डाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में इस पार्क के जरिए न केवल पहाड़ की विभिन्न जैव विविधता और वन जीवों के दर्शन होंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को वन्य जीवों से सतर्क, सुरक्षित और उनकी संघर्षों की जानकारी भी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तराखंड राज्य के हर जनपद में एक बायोडाइवर्सिटी या इको पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे द्वारा रुद्रप्रयाग जनपद में जखौली में एक वन चेतना केंद्र एवं बायोडाइवर्सिटी पार्क के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जिस स्थल का हमने चयन किया है वो मुख्य जखौली क्षेत्र में पड़ता है और इसमें लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे द्वारा इसमें रुद्रप्रयाग वन प्रभाग एवं रुद्रप्रयाग जनपद की जो जैव विविधता है उसको दर्शाते हुए और उसी थीम पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत रुद्रप्रयाग वन प्रभाग एवं केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत जितने जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें से अधिकांश जीव जंतुओं की सूचना एवं उनके जो लाइफ साइज मॉडल्स हैं हम उनको जो है उस पार्क में प्रदर्शित करेंगे। माननीय मुख्य खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सामने आ रही है, जहां नवनियुक्त डीएम विजय कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नवनियुक्त डीएम विजय कुमार जोगदंडे कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के नवनियुक्त जिलाधिकारी श्री विजय कुमार ने कुर्सी संभालते ही जिला कार्यालय परिसर में स्थापित कार्यालयों का औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। अपनी कार्यशैली का सभी को ट्रेलर दिखाया और कार्यालयों में उपस्थित पटल सहायकों से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालयों में सफाई व्यवस्था और मौजूद सामग्री की रखरखाव व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। पटल सहायकों को निर्देश किया गया है और फाइलों को क्रमवार इंडेक्स बनाकर रखना सुनिश्चित करना है। कार्यालयों में कार्यरत पटल और पटल सहायकों के नाम की पट्टिका लगाने के निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड रूम निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पत्रावली को गौशारे में अंकित क्रमानुसार नहीं रखा गया। गौशारे में यह भी अंकित नहीं किया गया कि कौन सी पत्रावली कितने अवधि के लिए संचित की गई है। लेकिन जिला छोड़ने से पहले उनको डीएम जो होते हैं स्टेशन लीव जरूर तो बिना स्टेशन लीव पे जो भी अधिकारी जब मुख्यालय से जाएंगे फिर उनका वेतन भी कर सकता है। जिला शासक को तो श्रीमान जोगदंडे को पुनः पौड़ी आने पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं उनके सीडीओ कार्यकाल के दौरान से उन्हें जानता हूँ। एक बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि धरातल पे उतर के काम को देखने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कल जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया तो सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यालय के अधीन सभी विभागों का वो किया, औचक निरीक्षण किया और जिसमें जो कमियां पाई गई उन्होंने उन्हें सुधारने का वो आदेश दिया। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने सभी कर्मचारियों का आदेश किया है कि बिना स्टेशन लीव के वो जिला मुख्यालय छोड़ के न जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है, जहां युवा प्रतिभागों ने ऑडिशन दिया है। आपको बता दें कि धारचूला के मिनी स्टेडियम में आज धारचूला ड्रीम के सौजन्य से मुख्यतः कुमाऊनी कल्चर को उचित स्थान प्रदान करने के साथ साथ डांस, गायन और एक्टिंग प्रतिभाओं को मौका देने के लिए ऑडिशन शुरू हुआ है, जिसमें 80 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट और व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने संयुक्त तौर पर किया। अतिथियों ने इस मुहिम की सराहना की है और मुंबई में बड़े बैनर के हिंदी धारावाहिकों में मुख्य किरदार निभा चुके धारचूला के दीपेश नेगी ने कहा,
कि कुमाऊनी कल्चर को सही पहचान और कलाकारों को अवसर प्रदान करने के लिए यह ऑडिशन में आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि ऑडिशन में चयनित प्रतिभागियों को डीपी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले स्थानीय लोकेशनों पर वीडियो सॉन्ग बनाकर अच्छे प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान दानपेटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की मिस रक्षपाली, संजय मिश्रा, विकी मेहता आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, यहाँ के कलाकारों के पास टैलेंट बहुत है और बट एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो यहाँ पे धारचूला में जितने भी अभी तक आए ऑडिशन किया, सब ने यहाँ के कलाकारों को एक फ़ीस ली और सब कुछ किया, जिससे कि यहाँ का कलाकारों की मोरल डाउन हो गया। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि मैं सिर्फ कला को प्रमोट करूं और हमारे कुमाऊं क्षेत्र से हमारे रियल कल्चर को, हमारा अन्नाल समाज, हमारा भोटिया समाज, हमारा नेपाली समाज, जो मिक्स हम लोग रहते हैं आपस में मिलकर, उसे एक आगे बढ़ाए और एक प्लेटफॉर्म मिले। जिस तरीके से आप देख सकते हो उत्तराखंड में गढ़वाल समाज में एक गढ़वालियों को बहुत पूरे वर्ल्ड में, यानी कि हमारे मुंबई में ही खुद प्रचलन है। बट जब हम कुमाऊं की बात करते हैं, कुमाऊं में जब हम बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है और ये उतना प्रचलित नहीं है। जिस प्रकार आज दीपेश नेगी द्वारा धारचूला में इतने अच्छे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आज वो हमारे छोटे से इतने बैकवर्ड इलाके से निकल के मुंबई में अपने एक अच्छा सा अभिनय कर रहा है, बहुत अच्छी भूमिकाएं वो निभा रहा है। तो आज उसने सोचा कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे इतना बैकवर्ड इलाके से अपने ऑडिशन के द्वारा हमारे यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो उसमें जो उसकी कोशिशें हैं, हम लोग सब क्षेत्रवासी उसके साथ हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है वो, और जो ऑडिशन है उसके सहयोग के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां वकील ने अपने क्लाइंट की मरने के बाद भी जारी रखी। आपको बता दें, हरिद्वार के एक अधिवक्ता द्वारा मरने उपरांत भी एक उनके क्लाइंट की आखिरी इच्छा को जिंदा रखते हुए कोर्ट में लड़ाई जारी की है। जिला न्यायालय हरिद्वार में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयोजित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 सीआरपीसी थाना ज्वालापुर निवासी स्वर्गीय हुकुमचंद की हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि मृतक हुकुमचंद मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी पर अपनी हत्या करने का आदेश जताया था, जिसके संबंध में उन्होंने कोतवाली ज्वालापुर एसएसपी महोदय को अपनी मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थना पत्र दिया गया था और इसके संबंध में मृत्यु हुकुमचंद ने एक मुकदमा तलाक परिवार न्यायालय में भी आयोजित किया था, जिसके बाद दिनांक 15 जुलाई वर्ष 2020 को हुकुमचंद की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई, जिसका कोतवाली ज्वालापुर द्वारा पोस्टमार्टम भी कराया गया। मृतक की बहन की ओर से प्रार्थना पत्र न्यायालय ने स्वीकार कर मृतक की दूसरी पत्नी और सौतेली पुत्री के विरुद्ध 156(3) सीआरपीसी दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया कि उक्त मामला दर्ज कर विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इंसाफ के लिए व्यक्ति को न्याय बहुत देरी से मिलता है। कई बार हुकुमचंद की तरह न जाने कितने लोग न्याय तलाश में ऐसे ही चले जाते हैं। मामला यह है कि 4 जुलाई 2020 को हमारे पास एक व्यक्ति हुकुमचंद नाम का व्यक्ति आया था और उसने बताया था कि मुझे मेरी पत्नी और मेरी जो सौतेली पुत्री है उससे मेरी जान को खतरा है, वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। उसके लिए हमने उसकी एक शिकायत थाना अध्यक्ष कोतवाली ज्वालापुर को दी टांग के द्वारा, और क्योंकि कोरोना वो चल रहा था कि डायरेक्ट कहीं एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती थी, तो एसएसपी महोदय को भी हमने डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र उसी दिन दे दिया था। मामला यह है। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही, जहां बीएसएनएल के खराब नेटवर्क से लोग परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, बीएसएनएल के खराब नेटवर्क से लोग परेशान हैं और बीएसएनएल के जीएम का पुतला भी फूका है। धारचूला व्यापार संघ द्वारा बीएसएनएल के एक सप्ताह से खराब नेटवर्क को सुधारे नहीं जाने पर बीएसएनएल के जीएम का पुतला फूक दिया गया। पूर्व में व्यापार संघ धारचूला द्वारा प्रशासन को चेताया भी गया था कि एक हफ्ते में अगर धारचूला का नेट और लैंडलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो व्यापार संघ धारचूला सामूहिक रूप से जीएम बीएसएनएल का पुतला दहन करेगा, जिसकी एवज में आज गांधी चौक धारचूला में पुतला दहन किया गया। बैंकों में काम कर रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसे देखते हुए व्यापार संघ धारचूला ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया और गांधी चौक में पुतला फूका और कहा कि एक हफ्ते बाद धारचूला का पूरा बाजार भी बंद कर दिया जाएगा। अगर बीएसएनएल की नेटवर्क नहीं सुधरती तो आगे बड़ा आंदोलन तय है। व्यापार संघ पदाधिकारियों में नवीन करखवाल, प्रकाश गुंजाल, जाकिर हुसैन, आजम अहमद और भी लोग शामिल थे। हम लोगों ने कल जो है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक की है। बैठक में निर्णय लिया था कि आज जीएम का पुतला दहन करके इस व्यवस्था जो बीएसएनएल
BSNL के जो लचर व्यवस्था है इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने 2-3 बार इसका निवेदन देकर अनुरोध किया था, लेकिन परंतु आज तक ये लचर व्यवस्था ठीक नहीं की गई है, जिससे कि बैंक में क्षेत्रवासियों के लेन देन, व्यापारियों के लेन देन एवं हमारे तहसील में प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने आज एक डीएम का पुतला दहन करके इसका विरोध किया है। मांग की है कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल टावर स्थापित किया जाए और भारत सरकार के नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में भी नेटवर्क चालू हो। इसलिए हम लोगों ने आज प्रथम मांग की है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।